बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को पढ़ रहे हैं हम और उसके आज हम लास्ट है। तीन रीजन्स हमने पढ़ लिए हैं और आज हम सेंट्रल अफ्रीका पढ़ेंगे और वेस्टर्न अफ्रीका। तो इस तरह हमारा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट कंप्लीट हो जाएगा। तो सेंट्रल अफ्रीका और वेस्टर्न अफ्रीका के हवाले से कुछ ज़्यादा एमसीक्यूज नहीं आते, तो जो आते हैं वो मैंने इंक्लूड किए हैं। इस तरह सेंट्रल अफ्रीका में 19 कंट्रीज हैं। ठीक है, इन सब कंट्रीज को हमने पढ़ लिया है। इनके कैपिटल्स को कैसे याद करना है, उनकी निमोनिक्स क्या है, सब हमने देख लिया है। इसका कंट्री है जी एंगोला। तो एंगोला कंट्री के हवाले से एक एमसीक्यूज में इसको इंक्लूड किया गया है, इसके हवाले से तो नहीं है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अफ्रीकन कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ ओआईसी। तो ओआईसी के बाकी कंट्रीज को उसने इंक्लूड किया और एंगोला नहीं था। तो वैसे तो ओआईसी के क्योंकि चूंकि 57 मेंबर्स हैं तो इतने सारी कंट्रीज को हम याद नहीं कर सकते। तो मोस्टली जो पीपीएससी का जो ऑप्शंस होते हैं वो भी सेम होते हैं, तो जो जो ऑप्शंस में आता रहे कि ये भी नहीं है ये भी नहीं है ओआईसी का मेंबर, तो उसको याद रख लें। एक बात। दूसरा, इसका चूंकि जद्दा में कैपिटल है, ओआईसी का जो कैपिटल है जद्दा में है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का। तो जब हम इसको अरबियन अरेबियन कंट्रीज को पढ़ेंगे तो देन इसको डिटेल से देख लेंगे कि कौन कौन सी कंट्रीज हैं, इसका मैप कहाँ पे, फिर आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो जाएगी तो याद करना आसान हो जाएगा। 25 सितंबर 1969 को ओआईसी बनी थी, ये भी याद रखना। जो 57 मेंबर्स हैं इसके बहुत सारे बाद मैंने इसको ऐसे इंक्लूड किया है, फिलहाल इनको याद नहीं करते। अच्छा, नेक्स्ट रीजन है हमारा वेस्टर्न अफ्रीका। तो वेस्टर्न अफ्रीका के 16 कंट्रीज हैं। इसमें एक टेरिटरी भी है ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी सेंट हेलिना। और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं, मॉरिटानिया, माली, नाइजीरिया, नाइजर, इनको भी हमने डिटेल से प्रीवियस लेक्चर्स में देख लिया है। आज सब उनको देखेंगे जहां से कोई एमसीक्यूज पूछा गया पीपीएससी ने, जिस तरह गैम्बिया। अच्छा, कुछ एमसीक्यूज जो मिस हो रहे हैं तो एक या तो उनका एक चंद एक लेक्चर्स में उनको कंप्लीट कर देंगे जो अपडेटेड नए एमसीक्यूज हैं 2023 में या 2024 में जो एमसीक्यूज आएंगे। तो बाकी पास पेपर्स में यही एमसीक्यूज हैं। जिस तरह गैम्बिया एक इलोंगेटेड कंट्री है, सीनीगल इसके इर्द गिर्द एक ही कंट्री है सीनीगल। इसके अलावा गैम्बिया के दरमियान में देखें एक वाटर बॉडी है, ये गैम्बिया रिवर है। इसमें एक एमसीक्यूज पूछा जाता है, उसका बैकग्राउंड ये है कि 1970 में गैम्बिया 1970 में रिपब्लिक ऑफ गैम्बिया के नाम से एस्टेब्लिश हुआ। 2015 में इसको इस्लामिक रिपब्लिक का नाम दे दिया गया, लेकिन इसका एक प्रेसिडेंट आया 2017 में जिसको इस एडामा बैरो, उसको ये नाम, वो कहते हैं कि नहीं जी इस्लामिक वर्ड ठीक नहीं है। तो यकीनन उसकी वेस्टर्न पुश बनाई होगी 29 जनवरी 2017 को, उसने कहा नहीं इस्लाम का वर्ड नहीं होना चाहिए, सिर्फ रिपब्लिक ऑफ गैम्बिया ही होना चाहिए। तो क्वेश्चन आता है पीपीएससी में कि कौन सा अफ्रीकन कंट्री है जिसने वर्ड अपने नाम के साथ इस्लामिक जो है ना वो रिमूव कर दिया, तो वो है गैम्बिया। पहले ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ गैम्बिया था, अब ये सिर्फ रिपब्लिक ऑफ गैम्बिया है 29 जनवरी 2017 में। नेक्स्ट कंट्री है गाना। और गाना का कैपिटल बहुत फेमस है, वो मैंने पढ़ा दिया है। कॉफी आनंद इसकी एक फेवरेट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। कॉफी आनंद बहुत मरतबा क्वेश्चन आया पीपीएससी में, गाना से इसका ताल्लुक है। सेवेंथ सेक्रेटरी जनरल है जी ये यूएनओ के 1997 से 2006 तक। 2001 में इनको नोबेल पीस प्राइज भी मिला कॉफी आनंद को, और 2018 में 18 अगस्त 2018 में इनकी डेथ हो गई। तो पिछले कुछ पेपर्स में इनका बहुत ज्यादा नाम आता है इसीलिए क्योंकि ये करंट अफेयर में भी इंक्लूड हो जाता है। गाना की गोल्ड कॉस्ट है, ये फेमस है। नेक्स्ट कंट्री हमारा लाइबेरिया। देखें ये वेस्टर्न अफ्रीका के वेस्ट, बिल्कुल वेस्ट में है, कॉर्नर कॉर्नर प्लॉट है ये। इसकी एक एमसीक्यूज है जिसके लिए हमें इसकी ब्रीफ हिस्ट्री देखनी होगी कि अर्ली 19th सेंचुरी में यानी कि 1800 कुछ में कुछ यूनाइटेड स्टेट्स के कुछ बंदों ने देखा कि फ्री ब्लैक्स जो है वो उनको बहुत ज्यादा तादाद हो रही है फ्री ब्लैक्स की। तो गुलामों से हटकर जो फ्री ब्लैक्स थे, जो इलिट क्लास थे, जो अमीर ब्लैक्स थे, उनकी तादाद बढ़ रही थी। तो 1816 में कुछ वाइट अमेरिकन ने एक सोसाइटी बनाई, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, अमेरिकन कॉलोनाइजेशन सोसाइटी। इसका मकसद था कि भाई ये जो फ्री ब्लैक्स हैं इनको, इनकी कोई और कॉलोनी बनाए, हमारी जान छोड़े, हमारे स्लेव्स तो है नहीं ये, तो इनको अपने मुल्क से बाहर कर दें, वहां इनको एक कॉलोनी एस्टेब्लिश करके दे दें, भाई आप यहाँ रहें। ठीक है जी, याद रखें वो स्लेव नहीं थे,
वो मतलब फ्री हो गए थे, आजाद आजाद ब्लैक्स थे वो। 1820 में इसी मकसद को पूरा करने के लिए एक ये कंट्री एस्टेब्लिश किया गया, लाइबेरिया। तो उस लाइब्रेरी में मतलब पहले भी बहुत सारे लोग तो रहते थे, लेकिन उन्होंने इस कॉलोनी का नाम दे दिया लाइबेरिया। और उसमें इन ब्लैक्स जो स्लेव्स थे, फ्रीड स्लेव्स अमेरिकन, इनको वहां पर रिहाइश दी। तो यहाँ पर इस तरह लाइबेरिया में दो क्लासेस हो गई। एक अमेरिकन लाइब्रेरियन इलिट, वो जो लोग आए थे वाइट अमेरिकन ने यहाँ इनको बसाया था। एक वहाँ के मुकामी इंडिजिनस। ठीक है, तो ये दो ग्रुप्स हो गए बेसिकली, एक अमेरिकन इलिट, ब्लैक इलिट, और एक इंडिजिनस पीपल। तो 1917 में मतलब ये कंटिन्यूस चलता रहा। 150 साल। 1971 में यहाँ पर एक प्रेसिडेंट बन गए, विलियम रिचर्ड टूलबर्ट, 20th प्रेसिडेंट लाइबेरिया के। और उसके बाद 1971 से 1980 में इनको सेमुएल डोए, नेक्स्ट एक पर्सन था जिसने इनके अगेंस्ट बात की, और उसने इसको कत्ल कर दिया। सेमुएल डोए ने विलियम रिचर्ड को किल कर दिया, तो और खुद प्रेसिडेंट बन गया, 21st प्रेसिडेंट। क्योंकि ये बाजोर बाजू आया था सेमुएल डोए, तो इसका जो रूल था वो एक डिक्टेटर की तरह का रूल था। मुल्क में करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ गई, अथॉरिटेरियन रूल था। ठीक है जी, ह्यूमन राइट्स जो हैं वो फुलफिल नहीं हो रहे थे। तो इसके समील डुई के खिलाफ जो है कुछ तहरीकें चली, जिसको फिर कहते हैं कि लाइबेरियन सिविल वार। लाइबेरियन ये फर्स्ट थी 1989 में, और 1990 में इस समील डोई को कत्ल कर दिया गया। समील डोई को असैसिनेट कर दिया गया 90 में। और 1997 में देखें, कत्ल करने के बाद भी ये जो वार थी वो एंड नहीं हुई। चुनाचा 1997 में एक शख्स थे, चार्ल्स टेलर, वो कम टू पावर, बादशाह बन गए, किंग बन गए, यहाँ के प्रेसिडेंट बन गए। और इस तरह फर्स्ट सिविल वार यहाँ की एंड हो गई। बहरहाल 1997, लेकिन ये ज्यादा, ये जो पीस कंडीशन थी ज्यादा अरसा नहीं चली, बल्कि 1999 में लाइबेरिया में सिविल वार अगेन स्टार्ट हो गई। इसको सेकंड लाइबेरियन सिविल वार कहते हैं। 2003 में ये एंड हुई है। तो क्वेश्चन ये आता है बीपीएससी में कि लाइबेरियन फर्स्ट सिविल वार जो थी वो कब स्टार्ट हुई 1989 में, एंड कब हुई 1997 में। तो इस तरह क्वेश्चन आता है। पर सेकंड सिविल वार पूछा नहीं कभी, मैंने इंक्लूड किया 1999 से 2003 में। तो बाकी ये चार्ल्स टेलर, स्मुइल डोए, इनका कभी नहीं पूछा गया, तो मैंने वैसे इंक्लूड किया। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात थी वो भी बता दी आपको। इसका कैपिटल, माली माली कंट्री है, इसका कैपिटल बमाको है, बमाको। लेकिन एक क्वेश्चन आता है कि इन विच सिटी द डेजर्ट टिम्बकटू लाई। टिम्बकटू डेजर्ट है वो कहाँ पर है? अच्छा, मैंने वैसे इसको काफी सर्च किया है। टिम्बकटू कोई नाम का कोई डेजर्ट नहीं है यहाँ पर माली में। टिम्बकटू बस एक, यहाँ पर एक फेमस सिटी है माली का, जहां पर सहरा डेजर्ट का कुछ पार्ट है इंक्लूड है, लेकिन एक डेजर्ट का ही, डेजर्ट पर ही ये मुश्तमिल है टिम्बकटू सिटी। तो शायद उस टिम्बकटू सिटी जो कि डेजर्ट पे है, तो उस एरिया को टिम्बकटू डेजर्ट कह दिया जाता है। तो ये बहुत फेमस सिटी है, इसको कल्चरल, स्पिरिचुअल, इंटेलेक्चुअल कैपिटल कहा जाता है माली का। क्योंकि 1500-16 सदी में जब यहाँ पर इस्लाम फैला, तो इस्लाम यहाँ पर बहुत ज्यादा, इस्लाम के जो मजबूती मिली इस्लाम को, यहाँ से बहुत स्प्रेड हुआ, इस्लामिक कल्चर यहाँ पाया जाता है। जिस तरह देखें, उस जमाने की आप जो मसाजिद हैं ये आज तक मतलब यहाँ पर पाई जाती हैं। ये सारा इस्लामिक कल्चर है यहाँ। जिस तरह हमारे यहाँ टेक्सला होता है बुद्ध मत के, तो इसी तरह ये इधर है, इस्लाम का है। फ्रेंच सूडान, माली को फ्रेंच सूडान भी कहते हैं। क्वेश्चन आता है विच अफ्रीकन कंट्री वाज फॉर्मली कॉल्ड फ्रेंच सूडान। तो माली। लेकिन ये जो फ्रेंच सूडान है, ये एक्चुअल में एक कंट्री नहीं था, बल्कि देखें ये जितने भी वेस्टर्न अफ्रीका के मैक्सिमम कंट्रीज थे, ये सारे इसको फ्रेंच सूडान कहते हैं, जिसमें माली भी था, मोरितानिया, सीनेगल, गुइनिया, कोटी डी आइवोरी, बर्किना फासो, नाइजर, एटसेट्रा। तो फ्रेंच, ये माली का इसलिए इसलिए पूछ लिया, शायद माली जो है वो एट द एंड आज़ाद हुआ था, क्योंकि फ्रेंच का यहाँ कब्जा था, इसलिए इसको फ्रेंच सूडान कहते हैं। सूडान का बेसिकली मतलब होता है ब्लैक पीपल। तो अफ्रीका में तो वैसे ज़्यादातर ब्लैक्स ही हैं, लेकिन चूंकि एरिया पूरा फ्रेंच के अंडर आता था, तो और ब्लैक पीपल भी थे, तो उसने कह दिया फ्रेंच सूडान। नेक्स्ट कंट्री है नाइजीरिया। नाइजीरिया के बारे में एक ये पूछा जाता है, बोको हराम यहाँ की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ग्रुप है। ये बेसिकली टेररिस्ट कहते हैं, लेकिन ये इस्लामिक है, कहते हैं इस्लामिक निज़ाम होना चाहिए। लेकिन ऐसे 2002 में
बनी थी, जो मोहम्मद यूसुफ ने बनाई 2009 के बाद से, जो कि यहाँ इन्होंने बहुत सारे लोगों को कत्ल किया, इनके बारे में इस तरह मशहूर है, इसलिए इसको टेररिस्ट ग्रुप अनाउंस कर दिया गया। लास्ट है हमारा सेंट हेलिना, एक जजीरा है अफ्रीका से थोड़ा सा दूर, चंद 100 किलोमीटर या अ, चंद दहाई किलोमीटर कह सकते हैं, 12। तो सेंट हेलिना में ये इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पर जो ब्रिटिश थे, ये यहाँ पर डिटेन करते थे अपने कैदियों को, जिस तरह, या यूएस स्पेशली। तो नेपोलियन को यहाँ कैद किया गया। नेपोलियन को ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ने 1815 में हराया था बैटल ऑफ वाटरलoo में। तो बैटर वाटरलoo की जो जंग में इसको हरा के सेंट हेलिना में कैद किया गया 1815 में। और फ्रांस से इसका ताल्लुक था। इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे जब फ्रांस करेंगे, यूरोप को हम स्टार्ट करेंगे। तो 1821 में इसकी यहाँ पर डेथ हो गई 6 साल में। तो जाहिर है बहुत सारी सजाएं देते थे और तकलीफ दा मौत थी होती थी। 1821 में नेपोलियन की डेथ होगी। ड्यूक ऑफ वेलिंगटन, अच्छा सॉरी, एक एमसीक्यू उसके 1840 में नेपोलियन की बॉडी को, यानी कि इसको दफना दिया था, हालांकि जो उसका ताबूत था, जो फ्रांस के आम पीपल थे, पब्लिक थे, उन्होंने एहतजाज किया कि नेपोलियन हमारा हीरो है, ठीक है, दुनिया के लिए वो जैसा भी था, लेकिन नेपोलियन अपने अवाम के लिए बेहतर था। तो उन्होंने कहा जी हमें नेपोलियन की बॉडी वापस चाहिए। तो 1840 में इसकी बॉडी को ट्रांसफर किया गया, नेपोलियन की बॉडी को वापस फ्रांस पहुंचा दिया गया। ये ड्यूक ऑफ वेलिंगटन कौन था जी? ये इसको लॉर्ड वेलिस्ले एक्चुअल में इसका नाम है। ड्यूक कहते हैं जिस तरह हमारा प्रिंस है, बादशाह है, इस्लाम में देखें तो अमीर है। तो ड्यूक ऑफ वेलिंगटन मतलब वेलिंगटन का शहजादा ये कह सकते हैं। तो इसका असल नाम था लॉर्ड वेलिस्ले। तो ड्यूक जो है, वेलिंगटन जो है असल में टाउन है इंग्लैंड का एक, तो ये उस टाउन का, तो ये ऐसे टाउन नहीं होते जिस तरह हमारे कस्बे होते हैं, नहीं, ये मतलब एक बहुत बड़ा एरिया होता है। तो उसका ये राजा था, शहजादा था, ठीक है। सिपा इसको फिर उसने फौज को डील किया था। तो 1799 में इसने टीपू सुल्तान को भी शिकस्त दी थी, ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ने, लॉर्ड वेलिस्ले ने। इसको इंडो पैक हिस्ट्री में मैंने पढ़ाया भी है, जो मेरे लेक्चर्स हैं इंडो पैक हिस्ट्री के। अच्छा, एक छोटी सी अनाउंसमेंट है जी, वो ये कि जो कि ज्योग्राफी के 34th लेक्चर है, और हमारे दो कॉन्टिनेंट रह गए हैं, यूरोप और एशिया, दोनों कंट्रीज काफ़ी लेंथी है और इम्पोर्टेंट भी हैं, बहुत सारे एमसीक्यूज भी आते हैं, बहुत सारे मैंने आपको करवा भी दिए। तो थोड़ा सा पॉज लेंगे यहाँ पर ज्योग्राफी में, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि इसमें हम इंक्लूड करेंगे कंप्यूटर की एक सीरीज, जो कि कंप्यूटर की सीरीज जल्दी एंड होने वाली है। और तहसीलदार का पेपर शायद महीने, 1.5 महीने, 2 महीने या महीने बाद हो जाए। तो जितने भी एमसीक्यूज, क्योंकि मेरे पास कुछ मैसेजेस आ रहे थे कि जी कंप्यूटर के एमसीक्यूज इंक्लूड करें, तो थोड़ी सी वेरिएशन होगी, कुछ अच्छा हम इसमें इंक्लूड करेंगे। एक तो ये सिर्फ पास पेपर होंगे 2021, 22 और 23 के, और वो चूंकि इसमें बहुत सारे पेपर हुए, उसकी डिटेल में बताऊंगा इंट्रोडक्टरी लेक्चर में। एक तो ये, और सिर्फ पास पेपर्स के एमसीक्यूज को अरेंज करके, ठीक है जी, और इस तरह अच्छी इमेजेस, बल्कि उसमें प्रैक्टिस भी होगी क्वेश्चन ऑप्शंस के साथ, जितना अच्छा हो सकेगा वो हम करेंगे। उसके बाद जब एंड हो जाएगी तो हम ज्योग्राफी को भी कंप्लीट कर लेंगे। बस एक छोटी सी अनाउंसमेंट है। बाकी आप कमेंट्स में बताइएगा कि ज्योग्राफी के ही लेक्चर्स को कंटिन्यू किया जाए, या ठीक है पॉज ले लें, कोई बात नहीं है, कंप्यूटर के एमसीक्यूज भी कर लें साथ, तो कोई इशू तो नहीं है। ओके जी, अल्लाह हाफिज।